हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का मेरे चैनल में स्वागत है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। हम एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हम प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और जो एनटीए नेट वगैरह जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो प्रश्नों को लेकर और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों को लेकर हमने एक सीरीज शुरू करी थी। एक सेट हमारा हो चुका था यूनिट 10 से लेकर यूनिट 1 तक का। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो वाले हम क्वेश्चंस अपने कर रहे हैं। एक वीडियो इसका हमने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश कोई टेक्निकल इशू आ गया था तो उसमें उसकी वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम फिर से ये अपना जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस इसको मैं जल्दी से ही ख़त्म कर दूंगी, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न आपके थे नहीं। आपके इस यूनिट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो थे करीब करीब 14 से 15 के आसपास थे, ठीक है। तो वो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है क्योंकि एक जो ये यूनिट है हमारी काव्य शास्त्र वाली, ये बिल्कुल तथ्यात्मक है। इसमें से हम कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते, हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत इसमें तथ्यात्मक जानकारियां रहती हैं, रचनाएं रहती हैं। मैक्सिमम इसमें क्या रहती है, रचनाएं रहती हैं। रचनाओं के अलावा इसमें रहते हैं सिद्धांत, और हमको उन सिद्धांत के जो आचार्य हैं, हाँ, भारतीय भारतीय काव्य शास्त्र में देखें तो आचार्य हमको मिलते हैं, और अगर आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखें तो हमको वहाँ के विद्वान मिलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमें ये 3-4 चीजें मेन मेन होती हैं। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ टाइटल में दिख रहा होगा इस थंबनेल में, कीवर्ड्स हैक्स या कीवर्ड्स ट्रिक्स। तो कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपका यहाँ पर मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे अगर कोई शब्द आता है, जैसे आपका वक्रोक्ति आया, ठीक है, या आपका औचित्य आया, वक्रोक्ति, औचित्य, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हाँ। अब जैसे आपका यहाँ पर आता है वक्रोक्ति के संबंध में कोई तथ्य आ जाते हैं और आपको उस तथ्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो वक्रोक्ति है वो वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक आचार्य थे वो कौन थे, वो थे हमारे कुंतक, ठीक है। तो आप इन कीवर्ड्स को समझिए, ठीक है। और इसी से आपका प्रश्न बना था, मैं भी आपको दिखाऊंगी। जैसे औचित्य, औचित्य से कोई कथन आ गया या फिर कोई एक संस्कृत की श्लोक आ गया या कुछ आ गया, तो हमको पता है कि औचित्य जो है, औचित्य वो किसका है, क्षेमेंद्र का है, ठीक है। ऐसे ही आपको रस निष्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए, रस निष्पत्ति का। और रस के बारे में अधिकतम जो कथन आते हैं वो भरत मुनि से आते हैं। अलंकार के अगर कोई कथन आते हैं अलंकार संबंधी, तो वो किसके आते हैं, भामह के आते हैं, ठीक है। आपके जो अन्य हैं, जैसे आपका इसमें आया निर्व्यक्तिक, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए उदात्त सिद्धांत किसका है, ठीक है। जैसे आपको आ गया उदात्त, कोई शब्द आ गया, कोई जैसे इतनी ये 4 लाइन्स, आपको ऐसी कोई लाइन्स आ जाओ जिसमें आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उदात्त सिद्धांत किसका है, लॉन्जाइनस का, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप नोट कीजिए। और अब हम इसी कीवर्ड से अब जो हम आपको पीवाईक्यूज कराएंगे वो हम आपको ऐसे ही दिखाते हुए करवाएंगे, ठीक है। यूनिट 9 और यूनिट 10 में हम आपको नहीं करवा सकते थे क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो न्यू है, ठीक है। वो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं, वो हमारे लिए नया है और उसके प्रश्न भी हमें ज्यादा नहीं मिल पाएंगे पीवाईक्यूज में, है ना। क्योंकि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, हाँ, थोड़े बहुत हमको किस में मिल सकते हैं, एमपीपीएससी के पेपर 1 में मिल सकते हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको मध्य प्रदेश से संबंधित, है ना, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक में आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। पहला हम देखते हैं कि महान रचनाकार होता है, ये सब आप छोड़ दीजिए, ये क्या है लाइन समझिए, आपको नहीं पता। पर अगर आपने निर्व्यक्तिक पढ़ा है तो आप यहां से सोच सकते हैं कि निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका था, टीएस इलियट का था, ठीक है। ऐसे ही अब आगे हम देखते हैं अरस्तु की काव्य शास्त्र संबंधी कृति। पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अरस्तु हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से रचनाएं कौन सी है। अगर अरस्तु की एक तो रचना है ये वाली, ठीक है, एक रचना है वसीयतनामा, एक रचना है रिटोरिक, ध्वन्यालोक नहीं है उनकी, ठीक है। एक है उनकी रिटोरिक, रिटोरिक, और एक है उनकी पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स। ये उनकी रचनाएं हैं। मैं इस पीवाईक्यू से भी आपके बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पर
बना सकती हूँ। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए अरस्तु की इनमें से कौन सी रचनाएं नहीं है, 2 रचनाएं दी हैं, ये 4 रचनाएं मैंने आपको बता दी, हो सकता है इनमें से ये पूछ लिया गया है, तो अब ये दोनों को ज्यादा पूछा जाए, ठीक है। और एक और आपको दे दे पॉलिटिक पॉलिटिका, और एक कोई धन्य लोक दे दे या कोई और रचनाएं दे दे, तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से उनकी कौन सी कृति नहीं है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। एक बात, अब इन्होंने पूछा है कि अरस्तु की काव्य शास्त्र संबंधी कृति कौन सी है। तो जब हम अरस्तु के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जो उनकी ये रचना है पेरी पोएटिकेस, ये जो रचना है इनकी, तो ये क्या है, ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, ठीक है। जो हमने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में ये है, नोट्स में आपको दिया हुआ है। एक मिनट, ये टीएस इलियट के बारे में है, लॉन्जाइनस के पहले आएंगे ना, हाँ ये है आपका, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। तो ये जो है इनका क्या है, ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, यहाँ पर ये दिखा आपको, हाँ ये क्या है, काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है इनका पेरी पोएटिकेस। और भी बहुत सारी चीजें इनके बारे में यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि अभी समय की कमी है, अभी एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके थे तो हमारा समय उसमें चला गया था। तो ये है उनका काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, और इसके बारे में भी और है कि ये 26 अध्यायों में विभक्त है। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि अरस्तु का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो 26 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा काव्य शास्त्र संबंधी, लेकिन और दूसरी रचना, क्योंकि अरस्तु तो मेन है, उनके जो सिद्धांत दिए हैं वो मेन है ना, तो वो पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि औचित्य को काव्या काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से। यहाँ तो डायरेक्ट आचार्य आपसे पूछा गया, पर जो मैंने कीवर्ड्स बताया था ना आपको औचित्य का, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। अगला हम देखते हैं भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। अब देखिए मेरे नोट्स में भी है ये चीज, पर फिर भी मैं एक बार देखती हूँ यहाँ पर है कि नहीं है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। हम जब भारतीय काव्य शास्त्र देखते हैं तो भारतीय काव्य शास्त्र में हम जब रस संप्रदाय देखते हैं तो रस संप्रदाय के अंतर्गत हमको ये दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि भरत मुनि ने 8 जो प्रतिष्ठित रस दिए हैं, तो उनके मूल रस दिए हैं और रस के साथ उनके स्थायी भाव दिए हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें उस रस का वर्ण भी है और उसके देवता भी हैं, ठीक है। वो मैंने शायद एप्लीकेशन पे डाली हुई है। तो उसके आपके प्रतिष्ठापक आचार्य भी हैं और वर्ण भी है और देवता भी हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको दिखाया था, आप देख लीजिएगा एक वो वाला वीडियो, उसमें दिखाया था मैंने आपको। तो विभत्स रस के साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये पढ़ा कि आचार्य कौन से थे, प्रस्तोता आचार्य कौन से थे, ये आपने पढ़ा, ठीक है। प्रस्तोता आचार्य, एक कॉलम आपका ये बन गया, एक कॉलम आपका बनेगा रस, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, एक कॉलम आपका ये बन जाएगा, एक कॉलम आपका बनेगा स्थायी भाव का, ठीक है। और एक कॉलम आपका बनेगा कि उस रस का जो वर्ण है, रंग है, वो कौन सा है, और उसके साथ साथ ही उसके देवता कौन से है। ये मैंने पिछले, आप वीडियो देखेंगे ना मेरा वीडियो, तो उसमें आपको दिखेगा, मैंने बताया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये दो तीन इस प्री वाई क्यू से आपके 3-4 प्रश्न और बन गए, ठीक है। तो जो भरत मुनि ने विभत्स रस का स्थायी भाव बताया था, वो बताया था क्या, जुगुप्सा, ठीक है। अगला हम देखते हैं किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है। अब ये रीति है, रीति के बारे में पूछा तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रीति जो संप्रदाय है इसके आचार्य कौन से हैं। रीति संप्रदाय के आचार्य कौन से हैं, आचार्य वामन। जो मैंने कीवर्ड्स बताए थे ना, तो उसमें एक ये भी चीज ऐड नहीं की थी, पिछली बार तो वॉइस ही नहीं थी, उसमें मैंने बताया था कीवर्ड्स में, जैसे रीति आ गया आपका, ठीक है। रीति, कई भी रीति शब्द है और अगर आचार्य का नाम पूछा जा रहा है या लाइन पूछी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए वो वामन के बारे में हो रही है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं, ऐसे हम देखते हैं कि जो सुकुमारता और मधुरता का अभाव पूछा है, ठीक है। तो पहले देखिए 3 रीतियां होती हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, लेकिन जो मैक्सिमम बहुत सारे विद्वानों ने एक जैसा माना है वो इन 3 रीतियों को ही माना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक होती वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। जो वैदर्भी होती है इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, इसमें समस्त गुण होते हैं, समस्त गुण इसमें होते हैं। और जो पांचाली होती है उसमें क्या होते हैं, माधुर्य और
सुकुमारिता या सौकुमार्य। ठीक है, ये गुण होते हैं इसमें। और जो गौड़ीय रीति होती है उसमें क्या होते हैं, ओज और क्रांति। ठीक है, ये गुण होते हैं। अब आप देखिए कि जो इसमें क्या होते हैं, समस्त गुण होते हैं। इस पांचाली में क्या होते हैं, माधुर्य और सौकुमार्य गुण या सुकुमारता का इसमें ये इसमें रहते हैं, पांचाली में रहते हैं। लेकिन जो गौड़ी होती है उसमें क्या होता है, ओज और क्रांति, यानी कि इसमें सुकुमारता और मधुरता नहीं होती। तो आपका उत्तर आ जाएगा गौड़ी है। ठीक है, दो प्रश्न हो गए इससे। वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। ठीक है, और इसमें से एक प्रश्न और आ सकता है आपका कि जो रीति है ना, रीति को अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने रीति को क्या कहा। जैसे दंडी हैं तो दंडी ने रीति को क्या कहा है, काव्य मार्ग कहा है। ठीक है, ऐसे करके भरत मुनि ने प्रवृत्ति कहा है रीति के लिए। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और चार प्रवृत्तियों का उल्लेख भी किया उन्होंने, है ना। तो ऐसे कर करके ऐसा प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में है ही है ना। किस आचार्य ने समाधि, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का हेतु माना है। अब देखिए, दो चीजें हैं। पहली कि जो आपका शक्ति है, शक्ति का जब हम काव्य का हेतु में देखते हैं तो शक्ति हमको जो सर्वाधिक, ये शब्द कीवर्ड्स के रूप से देखें तो हमको दिखता है मम्मट के रूप, मम्मट के कथन में दिखता है। लेकिन मम्मट के अलावा भी शक्ति जो है शब्द काव्य हेतु के अंतर्गत हमको दिखती है रुद्रट में। ठीक है, रुद्रट में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रुद्रट। पीडीएफ में आपको नहीं दिखा पा रही हूँ अपने नोट्स की, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने बोला एक बार वॉइस का आपको पीवाईक्यूज करा दूं, क्योंकि अब जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगी आपको तब मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगी। फिर ये आपको पूछा है काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, काव्य प्रयोजन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ, तो पूछा गया है कि काव्य प्रयोजन के संबंध में ये कथन किसका है। ठीक है, तो प्रयोजन में हम देखते हैं कि प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से काव्य रचना के उद्देश्य, यानी कि उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य का प्रयोजन कहा जाता है। तो सभी विद्वानों ने अलग अलग प्रयोजन बतलाए हैं। जैसे भरत मुनि है, उन्होंने 8 बतलाए हैं, भामा ने भी 4 बतलाए हैं, दंडी ने एक ही बताया है, वामन ने कीर्ति और प्रीति बताई है। ठीक है, वामन ने क्या बताया है, कीर्ति व प्रीति। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कीर्ति फिर उसके बाद प्रीति आना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने बताया है, वामन ने बताया है। ये भी हमने नोट्स में ऐड कर दिया है। और इनमें भी आप कीवर्ड्स याद कर सकते हैं कैसे, जैसे अभिनव गुप्त ने जाया सम्मति, इनका बिल्कुल अलग है। ठीक है, और दंडी के में हम क्या देखते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या है, अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान ज्योति को प्रसार करना, यानी कि लोक व्युत्पत्ति माना है। और भरत मुनि का हम 8 देखते हैं, सबसे ज्यादा इनका ही है। ऐसे कर करके थोड़े से आप इनके कीवर्ड्स याद रखेंगे तो आपको ये चीज, जैसे इस कीवर्ड्स में अगर आपको कीर्ति प्रीति बस याद होता तो आप समझ जाते कि ये वामन का है। अगला हम देखते हैं, ये बहुत इजी है। यो रहीम जस होते उपकारी के संग, बाटन वारे क्यों लगे जय मेहंदी के रंग। ठीक है, तो इसमें निदर्शना नहीं हो सकता और असंगति नहीं हो सकता। अब दो में कंफ्यूजन है, एक है दृष्टांत और एक उदाहरण। तो अगर दृष्टांत और उदाहरण लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक मौलिक अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जो दृष्टांत होता है ना, उसमें आपका ये जो शब्द है, वाचक शब्द, ये नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी। अभी देखिए, ये जो पंक्ति है ये आपकी इकाई 5 में भी आ सकती है उसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये दोहा किसका है, बिहारी का। और बिहारी के इस दोहे में जो बिहारी के दोहे दिए हुए थे ना, सिलेक्टेड 20 दोहे दिए हुए थे, उसमें से एक ये भी दोहा था। तो या तो ये प्रश्न आपका किस में आ सकता है, इकाई 5 में आ सकता है, या तो किस में आ सकता है आपका ये यूनिट या इकाई 8 में आ सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है। तो कौन सा है वस्तुवादी सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत है। ठीक है, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है इसमें, वक्र। वक्रोक्ति किससे संबंधित है, आचार्य
कुंतक से। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया होगा आचार्य कुंतक। अब यहाँ पर देखिए, कतहु विटप भूधरी ऊपर, ये गुण बतलाए हैं यहाँ पर। तो गुण प्रत्येक आचार्य ने अलग अलग गुण माने हैं। ठीक है, गुण भी काव्य गुण और काव्य दोष दोनों आपके जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो काव्य गुण और काव्य दोष में अगर हम देखें तो हमको दिखते हैं कि जो सबसे ज्यादा काव्य गुण हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार हम देखें तो 10 गुण माने जाते हैं। कितने? 10 काव्य गुण माने जाते हैं, जिसमें से हम देखते हैं श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्धव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये गुण देखे जाते हैं। और जो काव्य गुण के जो प्रतिष्ठापक आचार्य है वो किसको माना जाता है? वामन को माना जाता है। मैं थोड़े थोड़े एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपको करा देती हूँ, क्योंकि इनसे जब टॉपिक निकल जाता तो आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा। वामन ने क्या है फिर 20 गुण माने हैं, जो कि प्रतिष्ठापक थे, तो उन्होंने 20 काव्य गुण माने थे। तो जिसमें से क्या माने थे? 10 जो माने थे वो शब्द गुण माने थे, और 10 क्या थे? अर्थ गुण माने थे। इसलिए हमको इनके बारे में ये 3-4 चीजें जानना जरूरी है। फिर आगे भी और है, पर जो मेन है, जैसे भामा है, आनंदवर्धन है, मम्मट है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ और हेमचंद्र, ऐसे आचार्यों ने ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये 3 काव्य गुण माने थे। तो प्रमुख 3 होते हैं, ये 3 होते हैं प्रमुख। और वामन ने 20 माने थे, जिसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, और वैसे 10 माने जाते हैं अन्य आचार्यों के अगर हम हिसाब से देखें। जैसे कि भरत मुनि और दंडी के हिसाब से देखें तो 10 माने थे उन्होंने। सबने अलग अलग माने हैं, लेकिन मूल तक हम 3 ही देखते हैं। अब इससे पूछा है कि काव्य गुण कौन सा है, तो देखिए आप इसका जो शब्द देखिए, शब्द में देखिए तो आपको शब्द में समझ में आएगा कि जो ये शब्द हैं इसमें से कहीं पर भी हमको मधुरता और प्रसाद नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ओज। ठीक है, लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए। लॉन्जाइनस, लॉन्जाइनस का समय हम क्या देखते हैं? ईसा की 3री सदी। ठीक है, ईसा की 3री सदी में हम लॉन्जाइनस का समय देखते हैं। इनका सिद्धांत कौन सा था? उदात्त सिद्धांत था। ठीक है, और इनकी जो रचना है वो क्या है लॉन्जाइनस की? वो है पेरू हुप्सिस। ठीक है, थोड़ा नाम और चेंज चेंज से आपको मिलता है, पर ये है। महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन छाटिए, तो देखिए असत्य क्या है, सत्य क्या है, पहले देखते हैं। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, सत्य। इसका कलेवर सर्गबद्ध रचना है, सत्य। इसमें ध्येय अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती, सत्य। ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके हमारे जो इकाई 9 के सॉरी इकाई 8 के 14 प्रश्न हो गए थे, और ये आपके इकाई 9 के हैं, ये हम करवा चुके हैं। इकाई 10 भी हम करवा चुके हैं आपको, है ना। अब हमको करवाना है पीवाईक्यू आपका यूनिट 7 का कराना है। ठीक है, तो हम 7 का यूनिट का, इकाई 10 का भी आपका हो चुका है। चलिए, तो हम करते हैं, पहले हम करेंगे यूनिट 8 के एमसीक्यूज, उसके बाद हम करेंगे आपका यूनिट 7 के पीवाईक्यूज। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। और इसका मैं लिंक इस वीडियो का लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे देती हूँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।